नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। राजधानी लाइव में आज हम बात करेंगे राजधानी चंडीगढ़, हरिद्वार, राजधानी रायपुर, राजधानी भोपाल और राजधानी मुंबई की। विस्तार से चर्चा करने से पहले दिखाते हैं आपको 5 तस्वीरें। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर पहली तस्वीर राजधानी चंडीगढ़ से। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर एक बार फिर किसान अपना आंदोलन उग्र करेंगे। अब रुक करते हैं हरिद्वार का। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। कोरोना के मद्देनजर इस बार हरिद्वार जिले में दशहरा पर्व पर लगने वाले मेलों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए उनके द्वारा आज दशहरे पर लगने वाले मेले पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। तीसरी तस्वीर राजधानी रायपुर से। रायपुर पुलिस का अनोखा कारनामा देखने को मिला है। यहां चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बड़ी बात है कि आरोप सिद्ध होने के बाद भी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई और पकड़े गए चोर नाबालिग बताए जा रहे हैं। चौथी तस्वीर राजधानी भोपाल से। मध्य प्रदेश के 28 सीटों के चुनाव में चंबल क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशियों के द्वारा नियमों की अवहेलना करने का मामला सामने आया है। रैलियों और सभाओं में सोशल डिस्टेंस की अनदेखी की गई और रैली सभाओं में जातिगत और अमर्यादित भड़काऊ भाषण के कई मामले सामने आए। अब रुक करते हैं राजधानी मुंबई का। विश्व हिंदू परिषद द्वारा धार्मिक स्थल खोलने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई के अलग अलग धार्मिक स्थानों के बाहर विहिप के कार्यकर्ता नजर आए और प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग रखी। इन तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम राजधानी लाइव में। और चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी चंडीगढ़ की। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर एक बार फिर किसान अपना आंदोलन उग्र करेंगे। 25 अक्टूबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। किसान जत्थेबंदियों का कहना है कि दशहरे का पावन पर्व है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण का पुतला भी बुराई का प्रतीक है, लेकिन इस बार हम रावण रूपी मोदी का पुतला फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी लगातार किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं, जिस वजह से किसानों की आजीविका के साधन खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो पंजाब में किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर एक बार फिर किसान अपना आंदोलन उग्र करने वाले हैं। 25 अक्टूबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। किसान जत्थेबंदियों का कहना है कि दशहरे का पावन पर्व है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण का पुतला भी बुराई का प्रतीक है, लेकिन इस बार हम रावण रूपी मोदी का पुतला फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी लगातार किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं, जिस वजह से किसानों की आजीविका के साधन खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। पंजाब में किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर एक बार फिर किसान अपना आंदोलन उग्र करेंगे। 25 अक्टूबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। रावण का पुतला भी बुराई का प्रतीक है, लेकिन इस बार हम रावण रूपी मोदी का पुतला फूंकने जा रहे हैं, क्योंकि मोदी लगातार किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं, जिस वजह से किसानों की आजीविका के साधन खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो पंजाब में किसान जत्थेबंदियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर पंजाब के किसानों का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ है। आज विजयादशमी के पर्व के अवसर पर एक बार फिर किसान अपना आंदोलन उग्र करेंगे। पच्चीस अक्टूबर यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा।
किसान जत्थेबंदियों का कहना है कि दशहरे का पावन पर्व है जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। रावण का पुतला भी बुराई का प्रतीक है, लेकिन इस बार हम रावण रूपी मोदी का पुतला फूंकने जा रहे हैं क्योंकि मोदी लगातार किसान विरोधी फैसले ले रहे हैं, जिस वजह से किसानों की आजीविका के साधन खत्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर किसान जत्थेबंदियों के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विनीत, आज बताया जा रहा है कि किसान अपना आंदोलन उग्र करने वाले हैं। आज विजयादशमी का पर्व है, रावण की जगह मोदी का पुतला दहन करेंगे किसान जत्थेबंदियां। बिल्कुल, देखिए पल्लवी, सीधे तौर पर अगर बात करें तो जिस ढंग से किसान जो हैं वो पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, विभिन्न जगहों पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। एक ही मांग कर रहे हैं कि केंद्र ने जो कानून लागू किया उन कानूनों को एक सिरे से रद्द किया जाए, और इसी ही मांग को लेकर लगातार जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है, और आज ये प्रदर्शन और तेज होते नजर आएंगे। पंजाब में विभिन्न जगहों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसान जत्थेबंदियां जो है वो पुतला फूकती हुई नजर आएंगी, और रावण रूपी आकार में ये पुतले बनाए जाएंगे जो जगह जगह पर फूके जाएंगे। एक विरोध स्वरूप किसान जत्थेबंदियां ये कदम उठाती हुई नजर आ रही है। ऐसे लगातार रेलवे ट्रैक काम किए हुए हैं, लगातार हाईवे के ऊपर प्रदर्शन, ये भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन का ही एक स्वरूप है। जी बिल्कुल, लगातार किसान जत्थेबंदियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, धरने जगह जगह दिए ही जा रहे हैं, लेकिन अभी केंद्र का रुख देखकर लग नहीं रहा है कि किसी तरह से कोई अपने वो कानून में संशोधन करने वाले हैं। जो एक बैठक भी बुलाई गई थी, मीटिंग बुलाई गई थी, वो भी विफल रही है। तो अब आने वाले समय में और क्या कुछ रणनीति देखने को मिल सकती है, विनीत? बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर केंद्र को समय दिया गया है केवल 4 तारीख का। 4 तारीख के बाद किसान जत्थेबंदियां जो हैं अपने प्रदर्शन को और तेज करती नजर आएंगी। सीधे तौर पर 4 तारीख को एक बड़ी चंडीगढ़ के अंदर पंजाब की 30 जो जत्थेबंदियां हैं उनकी बैठक होने वाली। अगली रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से केंद्र को घेरना है, किस तरह से पंजाब की जो कैप्टन सरकार इसके ऊपर दबाव बनाना है। ये सारे कहीं ना कहीं समीक्षा के लिए बैठक, और एक बड़ा जो कह सकते हैं फैसला ये लिया जा सकता है कि देश की जो भारतीय किसान यूनियन है, जो देश की किसान जत्थेबंदियां हैं, अब इस आंदोलन को केवल राज्यों तक सीमित नहीं रखना चाहती, वो इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील करना चाहती है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं प्रॉपर एक रणनीति बनाई जा रही है कि दिल्ली में जाकर प्रदर्शन किया जाए, दिल्ली को घेरा जाए, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव पड़े और मोदी सरकार पर दबाव पड़ता नजर आए। बिल्कुल, अगर पंजाब की हम बात करें विनीत, तो कितना नुकसान पंजाब को हो रहा है? क्योंकि काफी समय से किसान जत्थेबंदियां इस समय प्रदर्शन पर उतारू हैं, तमाम काम ठप्प कर दिए हैं और रेल रोको आंदोलन भी उनका जारी है। तो ऐसे में अब तक पंजाब को कितना नुकसान इस प्रदर्शन से हुआ? देखिए पल्लवी, नुकसान का आंकलन फिलहाल सरकारें करती नहीं रही हैं। नुकसान की बात करें तो जरूर पंजाब को इतना नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है कि पंजाब से जो खाद्य पदार्थों की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे चावल की बात करें, वो दूसरे प्रदेशों में जाते थे तो पिछले 29 दिनों से वो सामान वहां पर जाना शुरू नहीं हुआ था। हालांकि जिस तरह से पिछली बैठक के अंदर किसानों ने मालगाड़ियों को खोलने की अनुमति दे दी थी, ये छूट उन्होंने अपने प्रदर्शन में शुरू कर दी थी कि मालगाड़ी वो 5 नवंबर खोल देंगे, जिस वजह से पंजाब के अंदर कोयला भी आना शुरू हो चुका है, यूरिया भी आना शुरू हो चुका है, जिप्सम आना शुरू हो चुका है। जो सामान पंजाब की जरूरत थी वो दूसरे प्रदेशों में पंजाब में आना शुरू हो चुका है। पंजाब से जो सामान बाहर प्रदेशों में जाता था वो भी शुरू हो चुका है। यानी ये राहत जरूर किसानों की तरफ से सरकार को दी गई, लेकिन 5 तारीख तक अल्टीमेटम है। अगर 5 तारीख को किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से वो फिर जाम करते नजर आएंगे। इसमें फिलहाल यात्री ट्रेनों को नहीं दिया जाता, केवल मालगाड़ियों को चलने दिया जा रहा है। नुकसान तो हर लेवल पर होता हुआ नजर आ रहा है। तो सरकार और विनीत, पंजाब सरकार की क्या कुछ नुकसान हो रहा है। रणनीति है? कब जो विधेयक पंजाब सरकार 4 विधेयक लाई है उन्हें कब राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा हस्ताक्षर के लिए? क्योंकि देखिए ये मुमकिन नजर नहीं आ रहा है कि राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति की तरफ से इन पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आगे कोर्ट का रुख भी करना है, तो क्या कुछ रणनीति है? कब तक ये पूरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी? बिल्कुल पल्लवी, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से ये विधेयक पास हुए थे उसी दिन कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी कह सकते हैं विधानसभा के जो एमएलए हैं उनके साथ राज्यपाल के पास पहुंच चुके थे। उसके दौरान उन्होंने जो विधेयक है उनकी कॉपी राज्यपाल महोदय को सौंपी, लेकिन अब तक राज्यपाल महोदय की तरफ से उन कॉपियों के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। और उस हवाले से
ये भी जानकारी मिल रही है कि आने वाले 1 या 2 दिनों में राज्यपाल महोदय जो हैं, उन विधेयकों पर कानूनी राय लेने के लिए उन विधेयकों को रजिस्टर जनरल है, उन भेज सकते हैं, उन पर पहले कानूनी राय ली जाएगी, उसके बाद अक्षर हो भी सकते हैं और यानी इसको लेकर राज्यपाल जो हैं, वो फैसला लेते हुए नजर आएंगे। उसके बाद अगर राज्यपाल सिग्नेचर कर देते हैं, तो फिर ये विधेयक जो हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहली कड़ी राज्यपाल है, या राज्यपाल हस्ताक्षर करते हैं कानूनी राय देने के बाद, ये देखने वाली बात रहने वाली है पल्लवी जी। बिल्कुल, और अगर कोर्ट का रुख करना पड़ता है तो क्या लग रहा है पंजाब सरकार को सबका साथ मिलने वाला है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या शिरोमणि अकाली दल हो या तमाम किसान संगठन हो? देखिए पल्लवी, साथ की बात करें तो साथ पूर्ण आम आदमी पार्टी की तरफ से, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से कांग्रेस बदलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब वो साथ जो है वो आरोपों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पहले दिन विधानसभा सेशन बुलाया गया था, उस समय तो कुछ रहा है, लेकिन जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दूसरे दिन सेशन की कार्रवाई के अंदर विधेयक लेके आते हैं, तो उनका समर्थन होता है। विपक्षी पार्टियां जो है सेशन के अंदर सर्वसम्मति से विधेयक पास, बाद में वो ये कहते हैं कि केवल लोगों को और किसानों को गुमराह करने का सरकार है, क्योंकि जो विधेयक विधानसभा में पास किए गए हैं वो विधेयक नहीं है, बल्कि उन्होंने केंद्र के जो विधेयक है उन्हीं को संशोधित किया। और ये ऐसा होता है कि जब कोई प्रदेश सरकार किसी विधेयक को मान लेती है और उसमें कहीं ना कहीं कुछ संशोधन अपनी सहूलियत के हिसाब से करना चाहती है, तो ऐसे में उन्होंने यही कहा कि केंद्रीय कानून मानकर सरकार जो है नए विधेयक लाने की बजाय पुराने जो केंद्र के कानून है उन्हीं में संशोधन नजर आ रही है, जिससे पंजाब को लाभ होने वाला नहीं है। एमएसपी की बात कर रहा है कि एमएसपी की इंश्योरेंस जो है वो किसानों को नहीं मिली, इसी वजह से अब वो कैप्टन सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ खड़े, बात करें कानूनों को अगर रद्द किया जाता है पंजाब के अंदर तो उसका समर्थन करेंगे, लेकिन नए सिरे से कैप्टन सरकार को इस पर फैसला लेने की जरूरत है ताकि पंजाब की किसानी को राहत मिले। बिल्कुल विनीत, और पंजाब के किसानों की अगर हम बात करें तो जो 4 नए कृषि विधेयक लाए गए हैं पंजाब सरकार की तरफ से, क्या उन विधेयकों से पूरी तरह से किसान संगठन पंजाब के सहमत हैं, और जो भी उसमें पॉइंट हैं या जो भी मुख्य बिंदु हैं, क्या उनका साथ भी मिल रहा है पंजाब सरकार को? बिल्कुल, देखिए किसानों की जो 30 बंदियों की पिछले उस बैठक में किसानों से बार बार एक ही सवाल किया गया था कि कैप्टन सरकार की तरफ से जो विधेयक पास किए गए हैं, क्या आप उनका समर्थन करते हैं? किसान जत्थेबंदियां यही बात करती नजर आ रही थी कि वो इनका समर्थन कर, क्योंकि इन विधेयकों के पास होने से एक तो स्पष्ट है कि इनको एक प्रॉपर मैसेज गया है कि पंजाब में उनका सबसे विरोध जो है वो होना शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ एमएसपी इंश्योरेंस की बात इन विधेयकों में कोई भी कंपनी या फिर सरकारी एजेंसी फसलों की से काम करती है तो फिर उसको 3 साल की सजा का प्रावधान है, तो 3 साल की सजा भी उसको देना होगा। तो इस तरह की बात कैसे करते नजर आ रहे हैं, तो शुरुआत हुई है। हाँ, वो इतना ये पर्याप्त नहीं है जो विधेयक है, इसमें और भी कुछ होना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सकती, लेकिन फिलहाल वो इसका स्वागत कर रहे हैं कैप्टन सरकार के फैसले का। वो कह रहे हैं कि कम से कम कैप्टन सरकार ने शुरुआत करके केंद्र को चेताने का तो प्रयास किया है कि पंजाब में ये कानून जो है ये ना तो किसान लागू होने देंगे, ना ही सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, आप तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े, तमाम अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आज पंजाब में किसान जत्थेबंदियां अपना आंदोलन उग्र करने वाले हैं। विजयादशमी के पर्व के मौके पर किसानों ने ये निर्णय लिया है कि रावण रूपी मोदी का पुतला दहन आज किया जाएगा किसानों की तरफ से, और उनके प्रदर्शन को देखते पहले से ही प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। हम बात हरिद्वार की कर रहे हैं। कोरोना के मद्देनजर इस बार हरिद्वार जिले में दशहरा पर्व पर लगने वाले मेलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। हरिद्वार जिला अधिकारी सी रविशंकर का कहना है कि भीड़ एकत्रित होने से रोकने के लिए उनके द्वारा आज दशहरे पर लगने वाले मेले पर प्रतिबंध का निर्णय लिया गया है। दशहरा से लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है, इसलिए लोग घर बैठे दशहरा देख सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा आयोजन समितियों को निर्देशित किया गया है कि अगर वो चाहें तो लोकल चैनल, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, सोशल मीडिया के
के माध्यम से मेले का प्रसारण कर सकते हैं। वहीं इसी दौरान जिलाधिकारी ने त्योहारी सीजन में भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल की तैनाती और नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म की परंपरा को कायम रखते हुए दशहरा पर्व पर मेला नहीं लगेगा, लेकिन रावण का दहन अवश्य किया जाएगा। वहीं इस अवसर पर रावण का पुतला बना रहे बिजनौर निवासी ठेकेदार राजू भाई ने बताया कि लक्सर के लिए रावण बनाने का काम वे पिछले 24 वर्षों से करते आ रहे हैं। उनके द्वारा पंजाब, चंडीगढ़, बिजनौर कई जगहों पर रावण बनाने का काम किया गया है। का जो सेलिब्रेशन है इसको भी हम रेस्ट्रिक्ट करने का निर्णय लिया है और सभी आयोजकों के साथ जो है हमने बैठकों किया है और इस बार जो है सांकेतिक रूप से ही जो है इसको मनाने के लिए जो है निर्देश दिए हैं। इसमें लोकल चैनल्स में जितना भी जो है जहाँ जहाँ ये फेस्टिवल रहेगा उसका जो है ब्रॉडकास्ट करने का निर्देश दिया है, ताकि जो है लोगों अपना धार्मिक भावनाओं के दृष्टिगत वो जो है उसका आनंद भी ले सकते हैं, मगर वो वर्चुअली देखेंगे, अपना अपना घरों में बैठ करके वो टीवी के माध्यम से, लोकल चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और कुछ जो फेसबुक लाइव आदि के माध्यम से भी इसको जो है प्रचार करने के लिए जो है निर्देश दिए। इस टाइम हमें 8 दिन की अनुमति मिली है और हम 3 आदमी हैं और 2 बजे दिन में कल को पुतला दहन होगा, तो अनुमति ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा 40 या 50 आदमी की अनुमति है अंदर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास खरे इस समय लाइव जुड़ गए हैं। विकास, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। दशहरा पर्व को लेकर हरिद्वार में क्या कुछ खास तैयारियां देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें आज दशहरे का पर्व में आज जो कोरोना का भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें आज दशहरे पर्व पर लगने वाला मेले को पूरी तरह से रोक लगा दी गई। जिला प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइंस है उनमें जो है साफ तौर पे कहा गया है कि जिस तरह से हर साल दशहरे पर जो मेला लगता था उसको अस्त व्यस्त कर दिया गया है। तो ऐसे में जो तमाम जो आपको बता दें जो जनप्रतिनिधि है उनको साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि जो भी मेला लगेगा उस पर सीमित दायरे में ही जो लोगों को वहां पर एक्टिव किया जाएगा। तो ऐसे में प्रशासन की उपस्थिति वहां पर रहेगी। तो साफ तौर पर प्रशासन ने यह निर्देश दिए गए हैं कि सीमित लोगों के दायरे में ही रावण का पुतला दहन किया जाएगा, ताकि कोरोना का जो काल है, जो कोरोना का संकट है वो ना फैल सके। तो ऐसे में जो आज के समय में जो आज के दिन जो दशहरे पर मेला लगता था, तो ऐसे में कई हर साल की तरह हर इसी तौर पर जो है मेले को धूमधाम से बनाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना का जो काल है वो भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाहे देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी जो बंडू स्कूल में वहां पर मेला लगता था उसको भी स्थगित कर देगा। तो ऐसा में तो सरकार की जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के निर्देश जिला प्रशासन को दे गए। तो साफ तौर पर जो मेले में भीड़ लगती हुई नजर आती थी, इस बार वो भी नहीं दिखाई देगी। पल्लवी, बिल्कुल विकास, देखिए जब भी रावण दहन होता है तो कोई ना कोई मुख्य अतिथि कार्यक्रम में जरूर पहुंचता है और उन्हीं के हाथों से रावण का दहन करवाया जाता है। तो ऐसे में चूंकि इस बार मेले तो लग नहीं रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक अधिकारी ही अपने हाथों से रावण का दहन करेंगे या फिर मुख्य अतिथि इस बार भी आएंगे? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें जो समिति के अध्यक्ष है उनके द्वारा इस बार पुतला दहन किया जाएगा। कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर रावण का पुतला नहीं दहन किया जाएगा, सीमित समय के रहते जो है रावण का पुतला दहन किया जाएगा। बात की जाए तो जिस तरह से मेले के दौरान जो भीड़भाड़ का इलाका है वहां पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो रावण की ऊंचाई है उसको सीमित कर दिया गया, ओनली 10 फीट तक ही रावण की ऊंचाई यहाँ पर स्थित की गई है। तो ऐसे में जिस तरह से जो लोगों की आस्था है जो दशहरे से जुड़ी हुई थी वो भी साफ तौर पर जो खुशी है वो भी कोरोना संकट के पर जो है भारी पड़ी हुई है। तो बात की जाए तो पल्लवी, जैसे हरिद्वार या देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में भी प्रेम नगर में लगने वाला जो मेला है वहां पर भी जो है सीमित दायरे में ही मेले का आयोजन किया जाएगा। ओनली 10 फीट का रावण वहां पर लगाया गया है। तो ऐसे में आज जो काफी बड़ा पर्व मनाया जाता था कोरोना काल के बीच, आज ये भी जो है स्थगित हो गया है। तो ऐसे में कई ऐसे जो बात की जाए तो जो रावण को बनाने वाले कारीगर है उनका भी साफ तौर पर यह कहना कि काफी सालों से जो है रावण का पुतला बनाता आ रहे हैं, लेकिन इस बार उनको भी काफी भारी नुकसान हुआ है, जैसे कि जो मेला जो है स्थगित कर दिया है। तो बात की जाए तो पल्लवी, जिस तरह से आज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, तो ऐसे में जो मेला लगता है आज वो भी स्थगित किया गया है। पल्लवी, और स्थानीय व्यापारियों को क्या कुछ नुकसान हुआ है इस पूरे मसले में? विकास, बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें स्थानीय व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लोगों की भीड़ या मेले में वहां पर जो है लगती थी, तो ऐसे में जो है व्यापारियों को अभी काफी नुकसान यहाँ पर होता नजर आया। व्यापारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से कोरोना काल इस साल जो भारी पड़ रहा है, तो ऐसे में व्यापार में भी काफी इसमें जो है
घटते क्रम में नजर आए। तो पल्लवी, ऐसे में जिस तरह की जो पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, लोगों का भी साफ तौर पे जो स्थानीय आम जनता का उनका भी यही कहना है कि जिस तरह से मेला जो है धूमधाम से मनाया जाता था वो भी स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जब रावण का पुतला दहन किया जाएगा तो फेसबुक के माध्यम से लाइव या यूट्यूब के माध्यम से लाइव और जो अन्य लोकल चैनल है उनके द्वारा लाइव दिखाया जाएगा, ताकि जो भी दशहरे के पर्व पर जो लोगों की आस्था है वो जुड़ी रहे। तो ऐसे में आप सभी जो है कोरोना काल के संकट में घर बैठे लोकल चैनल के माध्यम से, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप घर बैठे देख सकते हैं, ताकि कोरोना का संकट कम बिल्कुल। हो, देखिए, कोरोना का जो दशहरा संक्रमण है पर्व वो से कम लोगों बढ़े। की धार्मिक आस्था जुड़ी हुई है विकास, और जैसा कि आपने भी जानकारी दी है कि लोकल चैनल और तमाम सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से रावण दहन का कार्यक्रम लाइव लोगों को दिखाया जाएगा। तो किस तरह से प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि रावण दहन का कार्यक्रम जगह जगह होता है, तो क्या इस बार सीमित जगहों पर ही ये कार्यक्रम होने वाला है? किस तरह से क्या कुछ पूरी प्रक्रिया रहने वाली है? बिल्कुल पल्लवी, देखिए आपको बता दें, बात किया जाए सोशल मीडिया के माध्यम से ही जिन लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी है वो घर बैठकर ही जो है देख सकते हैं। तो ऐसे में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, ताकि ये ना बढ़े इसलिए मेले को जो स्थगित कर दिया गया है। तो प्रशासन के द्वारा तमाम ऐसी जो सुविधा है सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे लोकल चैनल है, आप घर बैठे मेले का जो है आनंद ले सकते हैं, रावण का जो पुतला दहन किया जाएगा उसका आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा अहम कदम ये उठा गए ताकि भीड़ भाड़ इलाका में जिस तरह से भीड़ हुआ करती थी एक मेले को देखते, वो भीड़ ना एकत्रित हो। और ऐसे में जो भी सरकारी गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उन पर प्रशासन के द्वारा सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ऐसे निर्देश तमाम जो जिले के डीएम है उनके द्वारा दिए गए। तो ऐसे में आप घर बैठे ही सोशल मीडिया के जरिए जो रावण का पुतला दहन होगा उसका आप आनंद ले, घर बैठे ही आप जो है फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया से जो जुड़ी साइटें उन पर आप सभी जो है ये रावण पुतला का दहन देख सकते हैं। तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें ताकि कोरोना संक्रमण का जो खतरा है ना बढ़े। पल्लवी, बिल्कुल। और आने वाले दिनों में और क्या कुछ गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा? देखिए, कुछ दिनों बाद ईद भी है, उसके बाद दीपावली का पर्व भी आने वाला है। ऐसे में और क्या कुछ नियम जो है वो जिला प्रशासन की तरफ से बताए गए हैं? क्या दीपावली के पर्व पर भी कोरोना का असर दिखेगा? और ईद के त्योहार पर तो जुलूस निकाला जाता है, लग रहा है कि उसकी परमिशन भी इस बार नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें जिस तरह से जो है त्योहारी सीजन चला है, तो ऐसा में जो है जिला प्रशासन के द्वारा अहम बैठक लगातार चल रही है, ताकि जिस तरह से जो भीड़ भाड़ के इलाके ऐसे में जो है मार्केट में लोग जो है शॉपिंग करने भी जाते हैं। तो ऐसे में तमाम जो गाइडलाइन है सरकार की इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने साफ तौर पर फैसला लिया है कि जो भी जिला प्रशासन की टीम है उसको जो है बाजार में लगा दिया गया है, जो फोर्स है वो भी वहां पर तैनात किए गए, ताकि किसी भी तरह से कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। बात की जाए तो जो अन्य जिले हैं वहां पर भी प्रशासन के द्वारा सख्ती से जो है सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए, वहां पर बरकरार रखते हुए ऐसे में जो फोर्स लगा गई है ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। बात की जाए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद, पूरी तरह से पहले सख्ती प्रशासन ने जो अपना लिए ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। पल्लवी, बिल्कुल। और स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विकास इस पर, क्योंकि लोगों की धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है। और देखिए, दशहरा दीपावली का पर्व तो सनातन धर्म में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, और इस बार तो लगभग सारे त्योहार ही काफी खराब हो गए हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं, क्या वो प्रशासनिक सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल पल्लवी, कोरोना का संक्रमण इस बार आस्था पर भी भारी है। बात की जाए तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से लोग भी इस वक्त समझ चुके हैं कि जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण है लगातार बढ़ रहा है, लोगों को भी साफ तौर पर पता चल चुका है कि सोशल डिस्टेंसिंग लगातार बरकरार रखनी होगी, मास्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऐसे में प्रशासन के साथ भी जो स्थानीय निवासी है वो भी, उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जिस तरह से जो सरकार की गाइडलाइन उनको फॉलो किया जाएगा और उसी में सीमित दायरे में रहते जो त्योहार को मनाया जाएगा। तो ऐसे में जो तमाम मार्केट्स है वहां पर भी जो है सभी व्यापारियों को सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा निर्देश किया गया है कि आप सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और किसी भी तरह से एक से भीड़ इलाके में जमा ना होने दे। पल्लवी, विकास, बाजार की स्थिति पहले से ही बहुत खराब थी, और जैसे ही त्योहार नजदीक आए तो व्यापारियों को और मार्केट, चाहे वो दुकानदार हो, कपड़े की दुकानों या मिठाइयों की दुकानों, एक उम्मीद व्यापारियों को जगी थी कि अब उनका जो काम धंधा है वो ऊपर बढ़ने लगेगा। तो अभी बाजार की स्थिति हरिद्वार में क्या कुछ देखने को मिल रही है? क्या लोग खरीदारी के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में लगातार जिस तरह से कोरोना का संक्रमण नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसा में जो है प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जहां भी भीड़ भाड़ इलाके में भीड़ दिखती है तो ऐसे में प्रशासन की टीम जाकर वहां पर सख्ती से कार्रवाई करिए। डीएम के द्वारा लगातार निर्देश किया गया कि ऐसे में
चाहे कोई वो कितना भी बड़ा राजनेता या कोई भी अधिकारी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी सरकारी गाइडलाइन का फॉलो नहीं करेगा। ऐसे में जो निर्देश है डीएम हरिद्वार के द्वारा दिए गए हैं कि अगर आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते, मास्क का यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो भी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और ऐसे में जो प्रशासन सख्ती बरत भी रहा है कि जिस तरह से पिछले दिनों में सोशल डिस्टेंस की धज्जियां बाजारों में उड़ाई गई है, तो ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जिला हरिद्वार प्रशासन के द्वारा प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी गई है कि ऐसे में जो आप सोशल डिस्टेंसिंग का बरकरार रखें, मास्क का प्रयोग करें। अगर जो भी सरकारी गाइडलाइन का फॉलो नहीं करता है तो उनके द्वारा सख्ती से हरिद्वार प्रशासन पेश आएगा। पल्लवी बहुत अब विकास, आखिरी सवाल है, आज चूंकि विजयादशमी का पर्व है, रावण दहन होना है, क्या कुछ मुहूर्त का समय है, कब रावण दहन का कार्यक्रम होगा और लाइव प्रसारण जो दर्शक हैं वो कहां पर देख पाएंगे? बिल्कुल पल्लवी, आपको बता दें, मैं पहले भी आपको बता कि जिससे सोशल मीडिया की जो साइट है, चाहे यूट्यूब है, फेसबुक हो, ट्विटर है, उसके जरिए से जो है इसका प्रसारण किया जाएगा। पुतला दहन का जो समय है वो सीमित दायरे में इसमें रखा गया, 6:30 के और 7 के बीच में जो है पुतला दहन किया जाएगा। ऐसे में जो तमाम जो समितियां हैं उनके साथ में भी जिला प्रशासन के द्वारा मीटिंग की गई है कि किसी भी तरह से एक जगह जो भीड़ एकत्र ना हो, और ऐसे में भी कोई भी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाता है तो उनके भी द्वारा हरिद्वार प्रशासन के द्वारा उन पर जो कार्रवाई की जाएगी। तो बात करें सीमित दायरे में ही रहकर रावण का दहन किया जाएगा। तो ऐसे में जो सरकार की गाइडलाइन है उनको भी फॉलो करना होगा। तो ऐसे में आप सभी दर्शक जो है एनबी के माध्यम से भी आप जो है रावण का पुतला देख सकते हैं। तो घर बैठे आप सुरक्षित रहे और पूरी तरह से जो रावण का दहन का जो पुतला होगा उसका भी आप आनंद ले। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि हरिद्वार में आज मेलों का आयोजन नहीं होगा, पूरे उत्तराखंड में ही मेलों के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दशहरे के पर्व पर होने वाले मेले इस बार प्रतिबंधित हैं। कोरोना काल की वजह से इन मेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अच्छी और राहत भरी खबर यह है कि सोशल मीडिया साइट्स पर और तमाम जो लोकल चैनल है उन पर आप लाइव प्रसारण रावण दहन का देख सकते हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता ने जानकारी दी है कि 6:30 से 7 के बीच में रावण का पुतला दहन होगा, तो इसका लाइव प्रसारण आप घर बैठे देख सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अपराध और अपराध को रोकने की कवायद छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ राजधानी रायपुर की पुलिस भी बड़ी मुस्तैदी से करने का दावा करती है। पुलिस महानिरीक्षक का स्पष्ट निर्देश है कि पुलिस थानों में सभी मामलों के एफआईआर दर्ज करने में कोई हीला हवाली हो ना हो, लेकिन हम जो मामला आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद से छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर आपकी सोच ही बदल जाएगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मजगहन थाना क्षेत्र की, जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस बार भी सुर्खियों में है, लेकिन मामला थोड़ा अलग है। दरअसल बोरिया कला हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी में मौजूद कपड़े की दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान मालिक अपनी फरियाद लेकर थाने भी जाता है और 24 घंटे के अंदर चोर गिरफ्तार भी हो जाता है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ना तो इस घटना की एफआईआर तक दर्ज होती है। 16 अक्टूबर को हाउसिंग बोर्ड में हुई चोरी के मामले को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। चोरी करने वाले नाबालिग थे, इससे पहले भी चोरी के मामले को अंजाम दे चुके हैं। पहले भी इन्हें छोड़ दिया गया था। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर नाबालिग चोरों का हौसला बढ़ा और उन्होंने दूसरी चोरी को अंजाम दे दिया। मेरी दुकान है कपड़े की, राबिया कलेक्शन करके, वहाँ परसों चोरी हुई थी। अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर वगैरह सब हो गई है। चोरी होने से बच गया है, मतलब एम टाइम पे पहुँच गए, पकड़ में आ गए चोर। 3-4 बैग भर लिए थे कपड़े, उसको ले जाने को उसमें तब पता नहीं किसी ने कॉल कर दिया था यहाँ से, तो वहाँ बंदे पहुँच गए थे, तो पुलिस भी आ गई थी। हाँ, बच्चे नहीं हैं, हमारे जैसे उम्र के हैं, यही बस्ती के ही लड़के हैं जी। एफआईआर करवा दिए हैं, अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर रिपोर्ट आई है तो एफआईआर दर्ज हुआ है। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, थाना करवा लीजिए, पूछने के बाद इसमें स्पष्ट होगा। लेकिन सामान्यतः ये ऐसा नहीं होता है। चोरी की घटना हुई तो एफआईआर दर्ज किया। बैंक दरबार के सामने कपड़ा दुकान के ऊपर चोरी आरोपी गिरफ्तार हो गए, माल बरामद करके वापस दुकानदार को दे दिया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पर्टिकुलर किसी केस के बारे में मैं ऐसा नहीं बता पाऊंगा, थाना प्रभारी से पूछने के बाद में। और इस मसले पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जरीन सिद्दीकी इस समय लाइव जुड़ गए हैं। जरीन, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। रायपुर का ये मामला बताया जा रहा है जहां चोरी की वारदात सामने आई, चोर गिरफ्तार भी कर लिए गए, लेकिन कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। मसला क्या है ये पूरा? जी पल्लवी जी, आपको बताना चाहूंगा, चोरी होती है हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुजगहन में। चोरी के बाद पुलिस कार्रवाई भी करती है, चोरी का माल भी बरामद हो जाता है,
चोर भी पकड़े जाते हैं। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये होती है कि ना तो इस घटना की FIR लिखी जाती है, ना ही किसी मुलजिम को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि मुलजिम पकड़े गए थे। मुलजिम नाबालिग थे, इससे पहले भी उन्होंने और कई घटनाओं को अंजाम दिया है। तो बार बार पुलिस के द्वारा इस घटना को, चोरी जैसी घटना को पूरी तरह से दबा दिया जाता है और उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज की जाती है। तो ये नाबालिग के इस पुलिस के द्वारा छोड़े जाने से नाबालिग के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो एक के बाद एक चोरियां लगातार करते जा रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस के द्वारा FIR नहीं करना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जो IG है DM अवस्थी, उनका ये कहना है कि थाने में पहुंचने वाले सभी लोगों जो थाना पहुंच रहे हैं उनकी FIR तुरंत दर्ज की जाए, उसमें किसी भी तरह की हिलावाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्पष्ट निर्देश सभी थाना प्रभारियों को, इसके बावजूद FIR नहीं की जाती है। तो ये एक घटना सिर्फ चोरी की है, इस तरह से कई और मामले भी मुजगहन थाना जो आउटर में पड़ता है रायपुर से थोड़ा सा, तो वहाँ थाना प्रभारी के द्वारा मामले को निपटा दिया जाता है। थाने में FIR नहीं लिखी जाती, सिर्फ और सिर्फ अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए, ताकि जो अपराध का उनके थाना क्षेत्र का रिकॉर्ड है वो साफ सुथरा बना रहे। तो इस तरह की वारदातें अक्सर वहाँ पे घटती हैं। ये चोरी की ही घटना नहीं है, और कई प्रोस्टिट्यूशन की घटना है, लूट के भी मामले हैं। तो सबको रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। इस ANB न्यूज ने जब देखा, सारे तथ्यों की पड़ताल करी, दुकानदार से उनकी बाइक ली, दुकानदार ने बताया कि चोरी भी हुई थी और ही लिखी गई है। और इस तरह से चोरों को ये बोल के छोड़ दिया गया कि नाबालिग है। अगर तो साथी जो वहाँ के आरोप, ठीक है, क्योंकि दूसरी बार ये मामला सामने आया है कि एक ही जो आरोपी नाबालिग, जो आप बता रहे हैं कि ये जो चोर हैं वो नाबालिग हैं, दूसरी बार इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। अब क्या कुछ कार्रवाई इन पर की जा रही है? क्या अभी ये पुलिस की गिरफ्त में है या अभी एक बार फिर से इन्हें छोड़ दिया गया है? पल्लवी जी, इन्हें गिरफ्तार किया ही नहीं गया था। यही सवाल उठ रहा है कि गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया था। अगर नाबालिग हैं तो बाल संप्रेक्षण गृह है उनके लिए, उनको सुधरने का मौका देने के लिए जो सरकार ने बनाए हुए हैं, तो उस पे ना भेज के उनको वहीं से छोड़ दिया गया है। अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ANB न्यूज के जरिए ही ये मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में जब लाया गया है, तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है। जाहिर सी बात है, जानकारी तब होगी जब थाना में अपराध दर्ज होगा, FIR प्राथमिकता लिखी जाएगी, तभी आला अधिकारियों को जानकारी होगी। तो जब ANB न्यूज ने मामला आला अधिकारियों तक पहुंचाया तो उन्होंने कहा है कि अभी तक जानकारी नहीं थी, अब मुझे जानकारी हुई है। इस मामले में क्या हुआ है उसकी मैं जांच करवाता हूँ। देखिए, और वो कह भी रहे हैं कि ऐसा होगा नहीं। वैसे तो FIR दर्ज कर ली गई है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि इस मामले की जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन वो कैमरे पर ये भी कहते हुए नजर आए कि FIR दर्ज कर ली गई होगी, लेकिन अगर नहीं की गई है तो मैं इस मामले की जानकारी ले लेता हूँ। क्या वाकई में ये संभव है कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में इस तरह के मामले आते ही ना हो? एक ही आरोपी बार बार चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है और उसे छोड़ दिया जा रहा है, और उच्च अधिकारी आंखें मूंद कर बैठे हुए, उन्हें कुछ पता नहीं। क्या वाकई में जरीन ये संभव नजर आ रहा है? जी, पुलिस के बारे में कहा जा सकता है कि खासतौर से राजधानी में जो आउटर में पुलिस है, वो असंभव काम को भी संभव कर देती है। तो यही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जब हमने इस मामले को लेकर वहाँ के मौजूदा CSP से भी संपर्क करना चाहा, थाना प्रभारी से संपर्क करना चाहा, तो लगातार 2-3 दिनों तक हमने संपर्क किया, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने बोलने से इनकार करता रहा, बचता रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि संबंधित थाने के जो पुलिस अधीक्षक है, उन्हें इस मामले की जानकारी रही होगी, उनके संज्ञान में होते हुए सारी बात की गई होगी।
इसे लेन देन के मामले से भी जोड़कर देख सकते हैं कि आरोपियों ने कुछ लेन देन करके मामले को रफा दफा करवाने की कोशिश की हो। घटना से तो साफ ये जाहिर होता है कि कुछ आपस में लेन देन हुआ है और उसके बाद आरोपियों को छोड़ा गया है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि नाबालिग थे, लेकिन नाबालिग थे तो एक बार उनको छोड़ा गया, दूसरी बार छोड़ा गया, इस पहले भी उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जाहिर सी बात है पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान तो लगा ही है। और जब ये इस तरह के मामले को पुलिस अपने ही तरीके से निपटाती है, सिर्फ अपने थाने का रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए कि हमारे थाना क्षेत्र पे अपराधों की तादाद काफी कम है और जाहिर सी बात है इनमें लेन देन होने से उनको राजस्व की भी प्राप्ति होगी, अवैध तरीके से ही सही लेकिन प्राप्ति तो हो रही है। बिल्कुल। और दुकानदार का क्या कुछ कहना है, क्योंकि उसकी बाइट हम सुन रहे थे तो वो साफ तौर पर कह रहा है कि उसकी ही उम्र के आरोपी हैं, नाबालिग नहीं है। और क्या कुछ नुकसान दुकानदार को हुआ है? जी, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि नाबालिग है, लेकिन जैसा कि आपने सुना कि दुकानदार जो है वो बता रहा है कि नाबालिग नहीं है, हमारी उम्र के हैं। और जो नुकसान की बात है तो माल जो बरामद कर लिया गया है, क्योंकि आरोपी भी पकड़े गए थे तो माल पूरा बरामद कर लिया गया है। तो नुकसान दुकानदार का किसी भी तरह से नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उससे माल बरामद कर दिया गया है और उसे भी समझा दिया गया कि तुम्हारा माल जो नुकसान हुआ है उससे वो तुम्हारी भरपाई हो रही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो, जो भी तरह से उसको कन्विंस कर दिया गया है। लेकिन दुकानदार को कन्विंस कर दिया गया कि आप अपना जो चोरी किया गया सामान है, कपड़े की दुकान में चोरी हुई थी तो करीब 2 बंडल कपड़े चोरी हुए थे तो उन्हें उसको दिला दिया गया है। तो इसलिए दुकानदार भी चुपचाप बैठ चुका है। लेकिन चूंकि मामला हमारे संज्ञान में आया था तो इसलिए हमने कोशिश नहीं, बिल्कुल। रायपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ साफ तौर पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही पुलिस कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के 28 सीटों के चुनाव में चंबल क्षेत्र के अधिकांश प्रत्याशियों के द्वारा नियमों की अवहेलना का मामला सामने आया है। रैलियों और सभाओं में सोशल डिस्टेंस की अनदेखी की गई और रैली और सभाओं में जातिगत और अमर्यादित भड़काऊ भाषण के कई मामले सामने आए। चंबल क्षेत्र में हो रहे उपचुनाव में अधिकांश उम्मीदवारों ने नियमों को ताक पर रख दिया है। इसमें मुख्य रूप से ग्वालियर से मुन्ना लाल गोपाल, कांग्रेस के सतीश सिंह सिकरावार, सुमावली क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा जैसे कई नेताओं के नाम हैं जो बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करने सहित जातिगत टिप्पणी करने में आगे रहे हैं। विधायक रहे लंबे समय से, 3-4 बार वो परिवार रहा है, उन्होंने विकास किया है कि, लेकिन एक विधायक निधि से वो विकास नहीं चल पाएगा। माननीय गजराज सिंह का जो विकास है विधायक जी का, उनका चारों तरफ विकास जितना है वो उन्हीं का है। दूसरे वाले जो आज बीजेपी से प्रत्याशी हैं उनका तो कोई विकास उन्होंने किया ही नहीं आज तक भी। उन्होंने खुद के गांवों में भी कोई विकास नहीं किया है। उनका टोटल चंबल से जो रेत निकालना उनका काम है, उनके समाज का भी काम है। सिंह जी को हम सरकार गिराएंगे आपकी। क्यों गिराएंगे? आपने हमारे साथ अन्याय किया है, आपने गद्दारी की है। मैंने सुना था वीडियो, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि गद्दारी की है। हमने गद्दारी नहीं की। गद्दार कमज़ोर करता है, न गद्दारी कायर करता है। न मैं कायर हूँ न कमज़ोर हूँ। मैंने गद्दारी नहीं की। आमने सामने कह के मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने कह दिया था कि मैं इस सरकार को तब तक पलट नहीं दूंगा, नहीं गिरा दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और मैं नहीं बैठा। ये तो मैंने तो आज शपथ हुई है, परसों से ऐलान कर दिया था मैंने 3 दिन बाद ही। ठेकेदार लोगों ने विभाग चलाए, जो सुविधाएं, जो सहूलियतें और जो योजनाएं जनता आम जनता तक पहुंचनी चाहिए थी, वह जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ के विधायक ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर लिया और सब मौन होते हुए देखते रहे और फिर से उन्हें टिकट दे दिया गया। तो निश्चित रूप से आम जन के साथ जो धोखा कर रही है बीजेपी, 15 वर्ष और 15 माह की लड़ाई है और ये लड़ाई अब आम जन और बीजेपी के बीच में है। अब मध्य प्रदेश की जनता अब बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए आतुर है। कहाँ चला गया, क्या हुआ उसका आज तक पता नहीं। दूसरी बात, अभी 70 करोड़ के शिलान्यास कर दिए, तो शिलान्यास और नारियल फोड़ना तो आम बात है। ये तो पूरा प्रदेश जान गया है कि मुख्यमंत्री जी कहीं भी जाते हैं, नारियल अपने हेलीकॉप्टर में रहता है और जहाँ हुआ वहाँ अपना पूजन कर दिया, लेकिन उस काम को आज तक अंजाम कहीं नहीं मिला। दूसरी बात, यहाँ मूलभूत आवश्यकता क्या है? सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। उड़सा में जाओ, अम्बा में जाओ, खड़ियार में जाओ, दिमनी में जाओ, स्वास्थ्य केंद्र बने, न दवाई है न डॉक्टर है। आदमी बीमार हो जाए या तो वो मरेगा, या मुरैना पहुँचते वो पहुँच गया तो वहाँ बहुत मुश्किल। बरसात के दिनों में कई गांव हमारे ऐसे हैं जिनमें सड़क नहीं है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पाराशर इस समय लाइव जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जानकारी आपसे चाहेंगे, चंबल विभाग में, चंबल क्षेत्र में किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? हम देख सकते हैं, बाइट भी हम सुन रहे हैं, तमाम बयान हम सुन रहे हैं। उपचुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दे रहे हैं नेता, किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी बिल्कुल, पहले भी बताना चाहूंगा, जिस तरह से उपचुनाव के चलते आचार संहिता के नियमों के तमाम प्रत्याशी दिग्गज जो दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी कांग्रेस, यहाँ उनके प्रत्याशी उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। और सीटों पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या फिर मास्क कार्यकर्ताओं को लगाने की बात हो, यहाँ पर दोनों तरह से देखने में आ रहा है कि अमर्यादित यहाँ पर भाषा का प्रयोग भी किया जा रहा है और लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ जारी है। और दूसरी ओर मूलभूत सुविधाओं की हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी यहाँ लोग, स्थानीय लोगों के लिए या मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई बात नहीं हो रही है, केवल अमर्यादित। जबकि चुनाव आयोग का सख्त नियम है कि धर्म जाति के नाम पर वोट बैंक नहीं की जाएगी, राजनीति नहीं की जाएगी। बावजूद इसके यहाँ पर कोरोना नियम के तहत जिस तरह से यह तो उल्लंघन देखे जा रहा है, बाकी जाति धर्म की भी बात यहाँ पर प्रमुखता से देखी जा रही है। पल्लवी, दूसरी ओर हम देखें कि जिस तरह से महिला कार्ड के ऊपर प्रदेश में बड़ी राजनीति हो रही है और जिस तरह से डबरा मामले को लेकर जिस तरह पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह ने बयान के बाद यह राजनीति काफी लंबी तौर पर महिला वोट बैंक को कहीं ना कहीं अपने हक में करने की कोशिश की जा रही है। तो साफ तौर पर देखने में आ रहा है जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस को तमाम मुद्दों पर, महिला वोट बैंक के मुद्दों पर घेरती नजर आई, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी
रणनीति के तहत आशीष शर्मा को भी यहाँ पर प्रदेश महामंत्री बनाते हुए पूरे प्रदेश की तमाम समाज सेवी संस्थाओं को यहाँ पर उन्होंने आशीष शर्मा को जिम्मेदारी देते हुए महिला वोट बैंक पे सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम रणनीति के तहत ये जिस तरह चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में अमर्यादित भाषाओं के साथ साथ आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइन के भी यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरह एक प्रत्याशी दूसरे पे आरोप लगाता है और बोलता है कि उनके ऊपर आपराधिक मामला है, जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन यही कहती है कि आपराधिक मामला अगर किसी प्रत्याशी पे होता है तो सीधे तौर पे उसको शून्य कर दिया जाएगा और बाद में अगर जानकारी मिलती है तो यदि वो प्रत्याशी जीतता भी है तो भी उसको विधानसभा तक जाने का मौका नहीं दिया जाएगा। पल्लवी। बिल्कुल, और अभी तक कितने मामले दर्ज हुए हैं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन की भी तमाम जो नियमों की धज्जियां हैं वो उड़ाई गई हैं कांग्रेस के प्रत्याशियों पर या कांग्रेस की सभाओं के लिए। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता और प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज हुई है कि उन्होंने कोरोना नियमों को ताक पर रख दिया? देखिए पल्लवी, दोनों बड़ी पार्टियां हैं, दाल दाल पात पात वाला काम है यहाँ पर और प्रशासन वही है जो चुनाव आयोग में जो कार्य जितनी भी जिम्मेदारी ले रहा है। तो यहाँ पर देखने में ये आता है शिकायत तो स्थानीय स्तर पर पार्टियों के थर्ड फ्रंट की बात करें तो बीएसपी, सपा और तमाम समाज सेवी संगठन है उनके द्वारा यहाँ शिकायत की जा रही है। आशीष शर्मा के द्वारा भी कई लंबी शिकायतें की गई थी, लेकिन बावजूद इसके क्या इन शिकायतकर्ताओं पर कार्रवाई औपचारिकता ही देखने में आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सबके जो भी चुनाव आयोग में शिकायत होती है तो उनके लिए प्रूफ की आवश्यकता होती है और 24 घंटे निगरानी रखना किसी भी प्रत्याशी के ऊपर मुमकिन नहीं होगा क्योंकि गाइडलाइन के तहत। और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आम सभा और रैलियों में जिस तरीके से कई रैलियों की अनुमति ली जाती है और कई रैलियों में अनुमति नहीं ली जाती है और वहां पर खास तौर पर धर्म और जाति की बात की जाती है, तो ये बड़ा ही सवाल होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों के लिए चुनाव आयोग ने सख्त किया था कि धर्म जाति की बात नहीं की जाएगी। बावजूद यहाँ प्रत्याशी इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार ये प्रत्यारोप जिस तरह धर्म जाति की वोट बैंक की राजनीति खासतौर पे चंबल में देखने में आ रही है, क्योंकि चंबल का जो क्षेत्र है पूर्व में भी यहाँ पर नियम कानून कभी लोगों पे लागू नहीं होते थे और छोटी छोटी बातों पे यहाँ गोलियां चल जाती थी। तो नियम कानून को ताक पर रखना यह इस क्षेत्र पे ज्यादातर देखा गया और यहाँ के लोगों में के साथ साथ जो प्रत्याशी हैं जिनको कल पे प्रतिनिधित्व करना है तो साफ तौर पे प्रतिनिधित्व करने वाले जितने भी लोग हैं अगर वह ऐसी बातें करें और नियम को ताक पर रखकर काम करें तो निश्चित ही ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय है, क्योंकि लोगों की जान से का विषय हो सकता है। चाहे कोरोना गाइडलाइन की बात हो या अन्य किसी मुद्दे हो, गंभीरता से टिप्पणी करना उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। पल्लवी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए। तो चंबल क्षेत्र में जो नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो लगातार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि किसी तरह की कोई ठोस कार्रवाई इन पर नहीं की जा रही है और कोरोना गाइडलाइन के तमाम नियमों की धज्जियां खुलेआम उड़ाई जा रही हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद द्वारा धार्मिक स्थल खोलने के लिए विशेष प्रदर्शन किया गया। मुंबई के अलग अलग धार्मिक स्थानों के बाहर विहिप के कार्यकर्ता नजर आए और प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग रखी। धार्मिक संस्थानों को लेकर सभी राज्यों के लिए धार्मिक स्थान खोलने के लिए केंद्र सरकार लगातार आक्रामक हुई है। यही वजह है कि अब विश्व हिंदू परिषद सड़क के ऊपर उतरकर लगातार सरकार से मांग कर रही है। मुंबई के कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद द्वारा उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि वह तत्काल मंदिर को खोल दे। तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा धार्मिक स्थल खोलने के लिए विरोध प्रदर्शन किया गया। मुंबई के अलग अलग धार्मिक स्थानों के बाहर विहिप के कार्यकर्ता नजर आए और प्रदर्शन के जरिए अपनी मांग रखी। धार्मिक संस्थानों को लेकर सभी राज्यों के लिए धार्मिक स्थान खोलने के लिए केंद्र सरकार लगातार आक्रामक हुई है। यही वजह है कि अब विश्व हिंदू परिषद सड़क के ऊपर उतरकर लगातार सरकार से मांग कर रही है। मुंबई के कई इलाकों में विश्व हिंदू परिषद द्वारा उद्धव सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। विश्व हिंदू परिषद ने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि वह तत्काल मंदिर को खोल दे। लगातार महाराष्ट्र में मंदिर और धार्मिक स्थलों पर घमासान मचा हुआ है। धार्मिक स्थानों को खोलने की मांग तेज की जा रही है। बीजेपी जबरदस्त इस मसले पर राजनीति कर रही है और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इस मसले पर महाराष्ट्र के सीएम और राज्यपाल के बीच पत्र के जरिए काफी
लड़ाई भी हुई थी, पत्र के जरिए तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला था और इस बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने एक बार फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है। जिस तरह से मुंबई के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया गया, उससे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इस मुद्दे को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। मुरारी, सबसे पहले तो यही जानकारी आपसे चाहेंगे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कल मुंबई के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया, इस दौरान क्या कुछ नजारा देखने को मिला? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद महाराष्ट्र में खास करके मंदिर खुलवाने के लिए लगातार आक्रामक हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जहां कल मुंबई के दहिसर, घाटकोपर, चेंबूर, वड़ाला कई इलाकों में जो है प्रदर्शन किया गया, मंदिर के बाहर पूजा पाठ की गई, अर्चना की गई और जो श्रद्धालुओं थी उनकी मांग थी कि मंदिर खोला जाए। आज दशहरा है, लोगों को उम्मीद थी कि आज के दिन शायद उद्धव सरकार मंदिर खोले और वो अपने अपने धार्मिक स्थानों पर जा पाए, लेकिन अभी तक इस मामले में उद्धव सरकार ने कोई गंभीरता नहीं लिया है। भले ही विश्व हिंदू परिषद लगातार मंदिर खुलवाने के लिए आंदोलन कर रहा हो, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से मांग कर चुके हैं। मुंबई के दादर इलाके में सिद्धिविनायक मंदिर के पास भी धरना प्रदर्शन हो चुका है, आंदोलन हो चुका है, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र सरकार जो है मंदिर और धार्मिक स्थलों को खोलने का मन नहीं बनाई है। जी, और ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अन्य जो पार्टियां हैं वो इस मसले को जाने नहीं देना चाह रही है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सहयोग दिया जा रहा है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा। आखिर चाहती क्या है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, वैसे भी कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है और मुंबई तो अब पहला ऐसा शहर बन गया है देश का, या यूं कहें कि महाराष्ट्र एक ऐसा पहला राज्य बन गया है देश का जहां कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इन तमाम आंकड़ों को दरकिनार कैसे कर सकती है भारतीय जनता पार्टी? जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है और यही वजह है कि कांग्रेस के कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेख ने कल विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन के बाद मीडिया में एक बयान देते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और खास करके मुंबई कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित थी। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद को लोगों को जागरूक करना चाहिए, प्लाज्मा के लिए लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, न कि मंदिर खोलने के लिए मांग करनी चाहिए। आपको बता दें कि मुंबई सहित महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना को लेकर स्थिति काफी हद तक खराब ही है। 24 घंटे में 6000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए हैं, बावजूद उसके विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और खास करके अगर बीजेपी की बात करें तो वो महाराष्ट्र में काफी आक्रामक है और शायद एक हिंदुत्व का एजेंडा, एक मुद्दा बना करके वो लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेर रही है कि किसी भी स्थिति में, चाहे मुंबई के मुंबा देवी मंदिर हो, सिद्धिविनायक मंदिर हो, जीवदानी हो, अंबा माता मंदिर हो, ऐसे तमाम जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उन्हें खोला जाए। और लगातार बीजेपी चाहे एक तरफ महाराष्ट्र सरकार पर दबाव बना रही है, वहीं उनका साथ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार दे रहे हैं। जी पल्लवी, तो बीजेपी क्या समझ रही है कि हिंदुत्व का ये एजेंडा अपनाकर वो अपने नैया पार कर लेंगे? क्योंकि उद्धव जिस तरह से उनकी छवि रही है, एक कट्टर हिंदू कह लीजिए या हिंदुत्व की नाव पर ही वो हमेशा सवार रहे हैं, तो अब क्या भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ही तर्ज पर चलने वाली है कि हिंदुत्व का झंडा उठाकर हम आने वाले समय में अपनी नैया पार कर लेंगे? देखिए पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना की अगर बात करें तो ये स्टार्टिंग से ही हिंदुत्व के लिए, कट्टर हिंदूवादी के लिए जाना जाता था। हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे समय समय पर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर शिवसेना को आगे बढ़ाए हैं और यही वजह है कि बीजेपी चाहती है कि शिवसेना के ऊपर उस हिंदुत्व का दबाव बनाया जाए, उस हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाया जाए ताकि मंदिर खुले और जो हिंदुत्ववादी वोट बैंक है इनके, जो इनकी राजनीति है उस पर सही उतर पाए। लेकिन महाराष्ट्र की स्थिति और हालात को देखते हुए उद्धव सरकार और कैबिनेट में मंत्री, चाहे बाला साहब थोराट हो, असलम शेख हो, जितेंद्र आव्हाड हो, एकनाथ शिंदे हो, ऐसे तमाम कैबिनेट के मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की है, चर्चा की है और अभी भी वो मंदिर खोलने के पक्ष में नहीं है, भले ही बीजेपी या उनके समर्थक सरकार पर दबाव बना रहे हो।
जी पल्लवी। बिल्कुल, और जो तमाम धार्मिक स्थान हैं मुरारी, वहाँ के जो पुजारी हैं या फिर वहाँ के जो भी कर्ता धर्ता हैं, समिति के जो संरक्षक हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्या वो भी यही राय रखते हैं कि धार्मिक स्थानों को खोल देना चाहिए, ना सिर्फ मंदिर, चाहे वो मस्जिद हो चाहे वो चर्च हो? क्या जो तमाम समिति के कार्यकारी अध्यक्ष हों या अध्यक्ष हों, वो उनकी क्या कुछ राय है? क्या वो चाहते हैं कि अभी धार्मिक स्थानों को खोला जाना चाहिए? पल्लवी देखिए, एक चीज साफ अपने दर्शकों को बता दे कि जिन इलाकों में कोरोना का संक्रमण अभी है, जो इलाके रेड जोन है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव के केस पाए जा रहे हैं, उन इलाकों में चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ऐसे तमाम चीजों को खोलने के लिए वो ट्रस्टी हो चाहे मंदिर के पदाधिकारी हो, वो उतना उत्साहित नहीं है। लेकिन जिन इलाकों में कोरोना संक्रमण खत्म हो चुका है, जहां पर स्थिति सामान्य है, ऐसे जगहों पर लगातार पुजारियों की भी मांग है, अस्थायी लोगों की भी मांग है कि मंदिर खोला जाए। नवरात्रि का माता का 9 दिन का पर्व था, ये चला गया है। कम से कम दशहरा और दीपावली और लक्ष्मी पूजा पर जो है कि मंदिरों में अपने अपने धर्म के लोग जाकर के दर्शन कर सके, तो इस तरीके की मांग कुछ जगहों पर चल रही है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके का हालात है, ऐसे में मंदिर या फिर धर्मस्थल को चालू करना कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, क्योंकि धार्मिक स्थल है, यहाँ पर किसी को मना नहीं किया जा सकता है। अगर वीडियो सेंटर की बात करें, मॉल की बात करें, थिएटर की बात करें, तो यहाँ पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लोगों को रोका जा सकता है। लेकिन मस्जिदों के अंदर जब लोग नमाज पढ़ने आएंगे, मंदिरों में जब लोग आरती करने आएंगे, तो उस भीड़ को मना नहीं किया जा सकता है। भावनाओं का ख्याल रखना होगा, इसलिए गर्दी वहां पर होगी। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में गंभीरता ली है और अभी भी मंदिर और मस्जिद और धार्मिक स्थानों को खोलने के कोई मिजाज में नहीं है। जी शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई है। तो मुंबई में विहिप कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया है। मांग वही है कि तमाम धार्मिक स्थानों को खोला जाए। इस मसले पर सरासर राजनीति सूबे में देखने को मिल रही है। वहीं राज्य सरकार इस मसले को काफी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि राज्य सरकार का साफ पक्ष है कि कोरोना का काल अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में कोई एक और हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, इसलिए सरकार अभी धार्मिक स्थानों को खोलने पर विचार नहीं कर रही है। देखने वाली बात यह रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर राजनीति को और कितने आगे ले जाती है। राजधानी लाइव में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।